दोस्तों, जब आप गूगल मैप पर अमेरिका के यूटा डेजर्ट में जूम करेंगे तो यहाँ आपको कई सारे मिस्टीरियस और अलग अलग कलर के पॉन्ड देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि शायद ये अलग अलग कलर के स्विमिंग पूल बनाए गए हैं। लेकिन एक सुनसान रेगिस्तान में इन तालाबों का क्या काम है? इसके अलावा इनका शेप भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इन्हें अलग अलग कलर में ही क्यों बनाया गया है? दोस्तों, कई सारे लोगों का मानना है कि नासा इन तालाबों के जरिए एलियंस के ऊपर एक सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन असल में इसकी सच्चाई कुछ और ही है। दोस्तों, आप इन पॉन्ड्स को जितना मामूली समझ रहे हैं, ये इतने मामूली नहीं है, क्योंकि इन तालाबों ने दुनिया के इतिहास को ही बदल दिया है। इनके जरिए ही हम एक सिंपल खेती करने वाली सिविलाइजेशन से इतनी उन्नत सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनी और अमेरिका को दुनिया में वर्ल्ड सुपर पावर बनाने में भी एक बहुत ही मुख्य रोल प्ले किया है। तो कैसे? आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये दिन था 27 अगस्त साल 1963 का, जब अमेरिका के यूटा रेगिस्तान के करीब 300 फीट नीचे एक माइन के अंदर बॉब नाम का एक शख्स और उसके साथी काम कर रहे थे। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि इतनी गहरी माइंस में काफी ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को अपने साथ टॉर्च या लैंप लेकर जाना पड़ता है, और बॉब भी अपने साथ एक लैंप को लेकर गया था। माइनिंग के वक्त बॉब अपने सामने मौजूद एक पत्थर की दीवार पर बहुत तेजी से हथौड़ा मारता है कि तभी अचानक से इस माइन में ब्लास्ट हो जाता है और ये देखते ही देखते एक भट्टी में बदल जाती है। असल में दोस्तों, बॉब ने जिस दीवार के ऊपर वार किया था वहां बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का भंडार मौजूद था, जो जल रहे लैंप के संपर्क में आ गया। हथौड़ा मारने से यहाँ से गैस बहुत तेजी से निकली और यहाँ बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ। दोस्तों, इस ब्लास्ट में बॉब और उसके साथियों समेत 18 लोगों की जान चली गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये लोग यहाँ 300 फीट गहरी माइन में करने के आए थे और इनका इस मिस्टीरियस कलरफुल पॉन्ड से क्या कनेक्शन है? दोस्तों, इसके बारे में हमें अमेरिका की इस जगह के इतिहास को देखने पर पता चलेगा। आज से लगभग 100 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के दौरान, जब हमारी दुनिया लगभग पूरी तरह पानी से ढकी हुई थी और सभी कॉन्टिनेंट में बड़े बड़े समुद्र बने हुए थे, इस समय पृथ्वी सबसे खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग को झेल रही थी और इस समय पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस था। इस हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ मौजूद इनलैंड सी बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाते थे और रेन साइकिल की वजह से बहुत जल्दी भर भी जाया करते थे। दोस्तों, ये साइकिल कई सालों तक चलता रहा और पानी के इस तरह इकट्ठे और इवेपोरेट होने की वजह से एक बहुत खास एलिमेंट जमीन के अंदर स्टोर होना शुरू हो गया, जो आज हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये एलिमेंट था पोटेशियम। पोटेशियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। पोटेशियम की खोज के बाद दो चीजों में रेगुलेशन देखने को मिला। सबसे पहला था एग्रीकल्चर और दूसरा था हथियार मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, पोटेशियम को जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो एक नया सब्सटेंस बनकर तैयार होता है, जिसे KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट और आसान शब्दों में गन पाउडर कहा जाता है। जब दुनिया को इस गन पाउडर के इस्तेमाल के बारे में पता चला तो इसकी कीमतों ने आसमान को छूना शुरू कर दिया। 19वीं शताब्दी का समय एक ऐसा समय था जिसे काफी ज्यादा अनस्टेबल बताया जाता है, क्योंकि इस समय ज्यादातर देशों के बॉर्डर अनडिसाइडेड थे। हर समय दुनिया के किसी कोने में जंग देखने को मिल जाती थी और इन जंगों का सबसे बड़ा गढ़ अमेरिका और यूरोपीय कॉन्टिनेंट था। दोस्तों, इस गन पाउडर की डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका ने पोटेशियम प्रोडक्शन के लिए कई बड़े बड़े कारखाने बनाए और इन कारखानों में दिन रात लकड़ियों को जलाकर उनकी राख इकट्ठी करके उनमें से पोटेशियम नाइट्रेट निकाला जाता था और फिर इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। और इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर ब्रिटेन था, जो दुनिया का सबसे बड़ा अंपायर होल्ड करता था। और इस अंपायर को हमेशा बनाए रखने के लिए ब्रिटेन को इस गन पाउडर से बने हथियारों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पोटेशियम के जरिए अमेरिका को जितना पैसा मिल रहा था, उस पैसे को देखकर अमेरिका इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि उसने वातावरण की चिंता करनी छोड़ दी थी और बड़े बड़े जंगलों को केवल उनकी लकड़ियों के लिए काटना शुरू कर दिया था। और इस लकड़ी को जलाकर अमेरिका पोटेशियम निकाल लेता था। लेकिन फिर अमेरिका को 1861 में एक बहुत बड़ा झटका लगा, जब जर्मनी में पोटेशियम की एक बहुत बड़ी खदान की खोज की गई। जर्मनी ने ये पोटेशियम लकड़ियों से नहीं बल्कि पत्थरों से निकाला था। जर्मनी के अंदर पोटेशियम क्लोराइड की रॉक फॉर्मेशन पाई गई थी। दोस्तों, ये वही फॉर्मेशन थी जो आज से करोड़ों साल पहले इनलैंड सीज के बार बार भरने और इवेपोरेट होने से बनी थी।
जर्मनी ने इस बात का फायदा उठाया और उसने अपनी माइंस से बहुत बड़े पैमाने पर पोटेशियम का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया और जर्मनी ये पोटेशियम बहुत कम दाम पर दुनिया में बेचने लगा। जर्मनी के इस कदम से अमेरिका का कारोबार ठप पड़ने लगा, लेकिन अब दुनिया के पास इतना ज्यादा पोटेशियम था कि इससे घातक हथियार बनाए जाने लगे, जिनमें बड़ी बड़ी तोप, विस्फोटक बम और दूर तक मारने वाली बंदूकें भी शामिल थी। पोटेशियम की डिस्कवरी के बाद हथियार घातक और बड़े पैमाने पर जानलेवा होते जा रहे थे। जर्मनी के पास पोटेशियम का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो चुका था कि वो अब इस पर एक्सपेरिमेंट करने लगा था और साल 1868 में जर्मनी ने यह डिस्कवरी करी कि अगर पोटेशियम क्लोराइड को खेतों के अंदर डाला जाता है तो इससे फसलें बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। अब दुनिया के सामने सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर आ चुका था। दुनिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी, इसलिए पोटेशियम का बना हुआ ये फर्टिलाइजर इंसानों के लिए बिल्कुल एक वरदान के जैसा था। अमेरिका ने इसके बाद बड़े बड़े फर्टिलाइजर फार्म बनाए, जिनका काम था दुनिया के अलग अलग देशों में पोटेशियम से बना फर्टिलाइजर बेचना। इससे दुनिया के अंदर एक ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला। दोस्तों, अभी तक तो पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट था जिसने इंसानों को काफी सारे फायदे दिए, लेकिन अब पोटेशियम की एक दूसरी साइड भी थी और वो थी इससे बनाए जाने वाले हथियार। जर्मनी ने यूरोप में होने वाली जंग को भांप लिया था, इसलिए उसने दुनिया में अपने पोटेशियम एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जर्मनी पोटेशियम से बने हुए जो हथियार और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कर रहा था, दुनिया अब उन पर डिपेंड हो चुकी थी। इसके बाद 1914 की जंग शुरू होने पर गन पाउडर की डिमांड आसमानों को छूने लगी। तभी अमेरिका को एक अच्छा मौका दिखाई दिया। अमेरिका ने अपने देश के अंदर एक बहुत बड़े स्केल पर पोटेशियम माइंस को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया और अमेरिका को खुशकिस्मती से पोटेशियम की कई सारी माइंस मिल भी गईं, जिनमें से एक थी यूटा के रेगिस्तान में मिलने वाली माइन, जहां पोटेशियम के लार्ज स्केल डिपॉजिट थे। दोस्तों, अमेरिका वर्ल्ड वार 1 के दौरान ही इतना ज्यादा पोटेशियम निकाल चुका था कि जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वार 1 और 2 के दौरान एक दूसरे को तबाह करने में लगी हुई थी, तब अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर इन माइंस से पोटेशियम निकालकर हथियार बनाने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का सोना धीरे धीरे अमेरिका की रिजर्व बैंक में जमा हो रहा था और इसी वजह से अमेरिका वर्ल्ड वार 2 के बाद एक सुपर पावर बन गया। लेकिन दोस्तों, अमेरिका को इसकी काफी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी, क्योंकि पोटेशियम माइंस काफी ज्यादा गहरी होती हैं, जिनमें अक्सर जानलेवा एक्सीडेंट देखने को मिलते रहते हैं। और ऐसे ही एक हादसे के बारे में अभी हमने आपको अपनी वीडियो में शुरू में बताया था। साल 1900 से लेकर 1960 तक अमेरिका के अंदर इस तरह के कई सारे हादसे देखने को मिले, जिनमें कई सारे लोगों की जानें गईं और फिर इन हादसों को रोकने का काम इन्हीं पॉन्ड्स के द्वारा किया गया, जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाए थे। साल 1964 में अमेरिका ने बहुत ही सेफ तरीके से पोटेशियम को माइंस से बाहर निकालने का एक तरीका ढूंढ निकाला। इसमें अब इंसानों को माइंस के अंदर जाकर अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। इस टेक्नोलॉजी में जमीन के कई 100 फीट के नीचे से पोटेशियम निकालने के लिए बड़े बड़े होल्स और ड्रिल किए गए और होल्स के जरिए नीचे क्रस्ट में मौजूद पोटेशियम तक बहुत ही प्रेशर के साथ गर्म पानी को भेजा गया। ये पानी जब पोटेशियम मिनरल तक पहुंचा तो पोटेशियम उस पानी में घुल जाता और फिर इस पानी को बाद में दूसरे ड्रिलिंग होल के जरिए पंप से ऊपर सरफेस पर बाहर खींच लिया जाता था और अब ये पानी बड़े बड़े पॉन्ड्स में भरकर इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता था। इन तालाबों का पानी सूरज की रोशनी से उड़ जाया करता था और बाद में पोटेशियम क्लोराइड मिल जाता था। और अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में जो पॉन्ड्स मौजूद हैं, उनमें यही प्रोसेस किया जाता है। अब आखिरी सवाल ये है कि आखिर इन पोटेशियम पॉन्ड्स को अलग अलग कलर का क्यों बनाया गया है? तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ब्लू कलर काफी ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और इसलिए माइंस से निकाले गए पोटेशियम क्लोराइड वाले पानी में नीले कलर को मिला दिया जाता है। इसके अलावा जो ग्रीन कलर के तालाब हैं, उनमें सॉल्ट यानी कि नमक की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, जिसमें कलर डाई काफी कम मिलाई जाती है। लेकिन इनमें भी पोटेशियम होता है, इसलिए इन्हें भी इवेपोरेशन के प्रोसेस के लिए छोड़ दिया जाता है। और जो सफेद कलर के तालाब आप देख रहे हैं, वो 1 से 2 महीने बाद पूरे पानी के खत्म होने पर मिलते हैं। ये व्हाइट कलर पोटेशियम क्लोराइड का ही होता है, जो तालाब के नीचे वाली सरफेस पर जमा हो जाता है। यानी कि ये पाउंड और उनके डिफरेंट कलर पोटेशियम के माइनिंग फेज दिखा रहे होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।